Recording start. Today we are here from the defense of Mr. Srivalan for his research strategy developing genetic algorithm framework and innovation of for optimal solution. His external examiner is Dr. David Evans from Islamic College University and internal examiner is Dr. Farah Singh. Now I request Mr. Srivalan to start his presentation. Okay. Thank you, sir. First of all, thank you all to take time from your busy schedule to attend this defense. And I welcome external examiner to Abbasian University. अच्छा, जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि हम जेनेटिक एल्गोरिथम हमने डेवलप किया, साथ में हमने एक म्यूटेशन ऑपरेटर भी नया डिवाइस किया गया। इसी थीसिस के बेसिस पे हमने एक पब्लिकेशन भी की हुई है जो HEC की कैटेगरी वाई जर्नल है, जिसका नाम है इंडोनेशियन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। इसका DOI वो भी मैंने शेयर किया हुआ है और ये जनाब आपके फरवरी 2022 एडिशन में ऑनलाइन अवेलेबल है। जो एजेंडा हमारा है वो ये है, हम ब्रीफली या इन डिटेल इन सबको वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, GA का आइडिया जो है सबसे पहले जॉन हेनरी ने 1970s में इंट्रोड्यूस किया। ये जनाब हेनरी साहब बड़े इंस्पायर्ड थे नेचर से। उन्होंने ये कहा कि नेचर ने काफ़ी इश्यूज डिज़ाइनिंग और मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है बड़े अच्छी तरीके से रिजॉल्व किए, क्यों ना हम नेचुरली कुछ चीज़ें रेप्लिकेट करें कंप्यूटर साइंस में ताकि हम मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फ्रेमवर्क प्रपोज किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे, वर्चुअल क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और हम उस पर माइक्रो एवोल्यूशन के फोर्सेस अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे प्रॉब्लम्स पे। जो GA में है, GA में मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं जो मिमिक करते हैं काफ़ी नेचुरल प्रोसेसेस को। आगे हम देखेंगे कौन कौन से नेचुरल प्रोसेस को मिमिक करता है। अच्छा, ये पॉपुलेशन बेस्ड होता है और पॉपुलेशन में पैरामीटर्स जितने भी आप पॉपुलेशन में इंडिविजुअल रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है। और एट द एंड ऑफ द जब आपका GA फुली ऑप्टिमाइज ना हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपका आंसर मिले वो ग्लोबल ऑप्टिमम सोल्यूशन ना हो बल्कि लोकल हो। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि पॉपुलेशन हम किस तरह वो करते हैं। हम बेसिकली अरेज बना लेते हैं और उसमें हम डाटा स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्चुअल, हर एक अरे जो है वो वर्चुअल DNA हम उसको कह देते हैं। यहाँ से अच्छा अच्छा सही, ठीक है। ये हमारा जीन की कोई भी अरे में जो भी पर्टिकुलर वैल्यू उसको हम जीन कह देते हैं। ये पूरा हमारा DNA हो जाएगा। कुछ लोग उसको क्रोमोसोम भी कहते हैं, कुछ लोग उनको इंडिविजुअल भी कर देते हैं। और ये पूरा सेट जिसमें मुख्तलिफ अरेज हैं, ये हमारा पॉपुलेशन कहलाता है। वो कौन से ऑपरेटर्स हॉलैंड साहब ने रेप्लिकेट किए हैं नेचर के? एक है सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, आपके पॉपुलेशन में से बेस्ट इंडिविजुअल पिक करता है। क्रॉस ओवर एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन करता है, जिस तरह नेचर में रिप्रोडक्शन होती है उसी को मिमिक करता है। ये क्या करता है, बेस्ट इंडिविजुअल्स को उठाता है, उनके जीन्स को मिक्स कर देता है इन होप्स कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अच्छा होगा पेरेंट्स से। फिर हमारे पास म्यूटेशन ऑपरेटर है। जिस तरह नेचर में म्यूटेशन होती है, आपने वो देखा होगा कि हर कुछ महीनों बाद कोरोना वायरस की एक नई म्यूटेंट आ जाता है, वो सारी म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। इसी तरह हमने एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो म्यूटेशन को मिमिक करेगा। हॉलैंड साहब ने जो फ्लो चार्ट प्रपोज किया है वो कुछ इस तरह। आप इनिशियली एक रैंडम पॉपुलेशन बना लेते हैं। रैंडम का मतलब ये कि उनकी जीन्स जो है वो रैंडमली आप उसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि आपके पास कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया मीट करता है कि नहीं करता। अगर नहीं मीट करता, आप पॉपुलेशन में से बेस्ट पेरेंट्स पिक करते हैं, उनका क्रॉस ओवर रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आता है उसकी जीन्स में हम म्यूटेशन कराते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि हमें हमारा कोई एग्जिट क्राइटेरिया मीट होता है कि नहीं होता।
और ये साइकिल या ये लूप चलता है जब तक आपने एग्जिट क्राइटेरिया मीट हो जाए। इस लूप को जीए की टर्म्स में जनरेशन कहते हैं, ठीक है, या आइटरेशन भी लोग कुछ कह लेते हैं, लेकिन मोस्टली जनरेशन का नाम यूज़ होता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जीए अभी भी एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक है। इसके अंदर बड़े नॉब्स हैं, बटन्स हैं जो आपने बड़े फाइन ट्यून करने होते हैं ताकि आपको कोई डिसेंट सोल्यूशन मिल सके। चूँकि एक ये ह्यूरिस्टिक मेथड है, अगर आप ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपकी टेक्निक्स कितनी एफिशिएंट है। तीसरा, जो म्यूटेशन ऑपरेटर एग्जिस्ट करते हैं वो उनकी कैपेसिटी बड़ी कम है कि वो डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट करें। तो मैंने इसी बेसिस पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। फिर मैंने एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि रिज़ल्ट क्या ऑप्टिमम है या ग्लोबल है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता लगता है कि मैं आंसर मुझे सही मिला है या नहीं मिला, मैं अपने नए ऑपरेटर्स या पैरामीटर्स की टेस्टिंग कर सकता हूँ उस फ्रेमवर्क में। आपने C++ में इसको वो किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हाँ, हुआ है? C++ में इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एक दो वो हैं लाइब्रेरीज इसकी पाइथन की हैं, लेकिन C++ में मुझे कोई अच्छा लाइब्रेरी नहीं मिली, तो मैंने ग्राउंड्स अप खुद ही एक बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने ये C++ वाला इशू वो हो गया। अच्छा, जो ऑपरेटर्स के ऊपर, म्यूटेशन ऑपरेटर के ऊपर जो रिसेंट काम हुआ है वो मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। ये 2019 में कुछ 2-3 रिसर्चर्स थे, उन लोगों ने एक म्यूटेशन ऑपरेटर प्रपोज किया। उन्होंने उसका नाम M म्यूटेशन रखा हुआ है। अब ये करता क्या है कि आपके पास पूरी, मैं आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पूरी DNA होती है लेकिन आप छोटे से सेगमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आप लिमिटेड जीन्स के ऊपर म्यूटेशन करते हैं जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते। इसी तरह 2019 में TSP के लिए एक बंदे ने एक और म्यूटेशन ऑपरेटर प्रपोज किया था। वो भी एक पर्टिकुलर सब सेक्शन के ऊपर काम करता था, पूरे क्रोमोसोम के ऊपर काम नहीं करता था, तो इसकी भी यही लिमिटेशन थी। फिर एक ये रिव्यू पेपर है जिसमें मुख्तलिफ रिसर्च समराइज़ किए हुए हैं, और एक ये पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जीन्स वो म्यूटेट करता है, जो आखिर में है और जो शुरू में है। वो अभी मैं आपको बता दूँगा कहाँ पे करता है। ये भी सिर्फ 2 जीन्स अफेक्ट करता है। अगर आपका जीन या प्रॉब्लम की वजह से जीन छोटा है तब सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लंबा हो जाए तो डाइवर्सिटी इतनी अच्छी तरीके से ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। जो एग्जिस्टिंग टाइप्स अवेलेबल हैं मोस्टली लोग इन्हीं को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको बताए जो रिसर्चर्स ने मॉडिफाई किए वो इन्हीं बेसिस को, यही बेसिस हैं इनकी, लेकिन थोड़े बहुत उन लोगों ने मॉडिफिकेशन इन लोगों ने की हुई है। बिट म्यूटेशन क्या होता है? ये आपकी बाइनरी लेवल पे या बाइनरी इनकोडेड DNA पे आप करते हैं। आप सिंपली एक जीन सेलेक्ट कर देते हैं, 0 होगा तो 1 पे फ्लिप कर देंगे, अगर 1 वैल्यू होगी तो उसको 0 पे फ्लिप कर देंगे। इनवर्स ये होता है कि आपने सब सेक्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसकी वैल्यूज आपने इन्वर्स कर दी। जिस तरह ये देख रहे हैं आप, ये 5 स्टार्ट में चला गया और इसी तरह इन्वर्स में ये आ गए। स्वैप म्यूटेशन में क्या होता है? आप 2 जीन्स पिक करते हैं और उनकी वैल्यू स्वैप कर देते हैं। अभी मैंने आखिर में आप लोगों को एक बताया था, रिसर्च बताया था, वो क्या करता है, वो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को स्वैप कर देता है। क्या करता है? शफल भी एक सब सेक्शन सेलेक्ट करता है और जीन्स की वैल्यू रैंडमली शफल कर देता है। जो M म्यूटेशन क्या कर रहा है? ये भी सिंपली इन्वर्स कर रहा है। 3 पोजीशन से लेके 7 पोजीशन के जीन्स को उठा लेता है और फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्वर्स करके आगे लगा देता है, सेकंड पार्ट इन्वर्स करके एट द एंड लगा देता है। ये भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 जीन्स को अफेक्ट कर रहा है, पूरे क्रोमोसोम को नहीं कर रहा। अच्छा, जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया वो पहले मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दी। मैं C++ में फ्रेमवर्क मैंने बना दिया और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेस्टिंग करने के लिए कुछ प्रॉब्लम एक है जिसको कहते हैं मैक्स 1 प्रॉब्लम।
वो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपके पास एक बाइनरी अरे है, बाइनरी डीएनए, उस एट द एंड ऑफ द साइकिल आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सारे 1 हो जाए। तो आपके पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ होते हैं खेलने के लिए, 0 और 1। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम मुश्किल कर दिया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, वो स्ट्रिंग मेरा GA वो करता है, रिक्रिएट करता है। तो स्ट्रिंग के पास आज की इसकी टोटल 59 वैल्यूज़ हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपके पास पॉसिबल वैल्यूज़ जो आ सकती हैं वो ज़्यादा हैं। कुछ चीज़ें मैंने और ऐड की हुई बताने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैं ब्रूट फोर्स तरीके से स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ और आपके पास आई लव कंप्यूटर वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग है, ठीक है, और विदाउट यूजिंग एनी डिक्शनरी आप उसको ब्रूट फोर्स के तरीके से क्रैक करना चाहें तो उसने इतना टाइम बताया हुआ कि इतना टाइम लगेगा, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर रैंडम तरीके से निकालना चाहते हैं तो एक और थ्योरी लोगों ने प्रपोज की हुई है जिसमें काफ़ी डिस्कशन होती है, इसको कहते हैं इन्फिनिट मंकी थ्योरम। तो ऑड्स क्या है कि आई लव कंप्यूटर रैंडमली मंकी अगर कीबोर्ड पे बैठा हुआ टाइप कर रहा है तो वो है 1/59, जो आपके पास 59 ASCII कैरेक्टर्स हैं, वो 16 कैरेक्टर लॉन्ग आपका अरे है। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये 1 in this चांस है, जिसको मैं अगर प्रोबेबिलिटी में चेंज कर लूँ तो ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी। आज की कैरेक्टर किस चीज़ के आज की कैरेक्टर जो सर ए कैपिटल स्मॉल ए अपर केस, लोअर और अपर केस तो 26 + 26 ना, तो उसमें मैं सिंबल्स भी ऐड कर रहा हूँ हाँ? सर, सिंबल्स भी ऐड कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लिमिट किया हुआ है वो उसमें digits और बाकी को ignore किया, हाँ। वो सिर्फ characters और full stop और डॉलर साइन हो गया, इस तरह की चीज़ें मैंने ऐड की हुई है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 और 1 में हम निकालना चाहें तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है यार। देख कर ये आपने 1/59 पावर रिस्पेक्ट टू 1/59 आपने कैसे किया हुआ सर है? पावर इसका किधर चला गया? सर यहाँ पे पावर मैंने ये नहीं, मैंने 1/59 को सिंपली डिवाइड किया, फिर उसका पावर लिया। मैं ये भी कर सकता हूँ ना सर, या मैं 59 का पावर ले लूँ फिर डिवाइड करूँ 1 से, या मैं इन दोनों को 1/59 को तो फिर पावर 16 ये कर। गलत है ना, आपने तो 1/59 पावर 16 = 1/59, ये इक्वलिटी में नहीं है। हाँ It doesn't ये come हाँ in ये है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती की हुई है, बिल्कुल। अल्टरनेटिवली अगर मैं परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा। अच्छा, मेरा म्यूटेशन ऑपरेटर क्या करता है, बनिस्बत कोई सब सेक्शन सेलेक्ट करने के मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा क्रोमोसोम पास करता हूँ। मेरा पार्सर आता है एल पे, अगर प्रोबेबिलिटी उसी रेंज में आ गई तो सही है, म्यूटेशन हो जाएगी, अगर नहीं आई तो नेक्स्ट जीन पे चला जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा, अगर आ गई तो सही है, अगर नहीं आई तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। अगर सी पे आ गई उसने चेंज कर दिया, जो भी रेंज वाली वैल्यूज़ हैं उसमें वो म्यूटेट कर देगा उसको। आप कह रहे हैं कि म्यूटेशन के साथ आप उसकी वैल्यूएशन भी करेंगे, म्यूटेशन तब करेंगे जब उसकी वैल्यूएशन इंप्रूव हो। हाँ हाँ, वो नहीं होता ये ना कि आपने प्रोबेबिलिटी सेट की है 0.01%, ठीक है जी। आप फिर क्रोमोसोम के ऊपर आते हैं, म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 0.01% कर दिया, ठीक है। फिर आप आते हैं ऑफस्प्रिंग पे, ठीक है। फिर आपके पास एक रैंडम नंबर जनरेटर होता है, उससे आप रैंडम नंबर रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अगर वो नंबर इसी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया तो आप म्यूटेशन ओके कर देते हैं सर, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप ओके नहीं आप कर। मुझे कह रहे हैं कि वो जो व्हील उसका नाम रोलेट व्हील, नहीं रोलेट व्हील पैरेंट सिलेक्शन है, वो डिफरेंट थिंग। नहीं तो यहाँ पे वो व्हील कर रहे हैं ना आपके, आप ये मैं आपने प्रोबेबिलिटी सेट कर दी 0.0 समथिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो है तो नंबर घुमाया रैंडमली, हाँ। अगर नंबर उसके साथ मैचिंग कर रहा है तो आप चेंज कर हाँ। देते हैं। सही है, वो आप बात आपकी सही, रूलेट व्हील में भी यही करते हैं लोग, प्रोबेबिलिटी में भी यही करते हैं आप, ठीक है। मेरे पास क्या होता है, मेरा म्यूटेशन ऑपरेटर की फ्लो चार्ट कुछ इस तरह है कि वैसे किसी तरह से हाँ इसी तरह होता है सर।
पूछो डिफरेंट है। सर डिफरेंट मैंने ये किया कि मैं किसी सब सेक्शन को सेलेक्ट नहीं करता जीन के, मैं सारे जीन के ऊपर हर एक जीन को वो करता हूँ कि अगर इसको म्यूटेट करूँ कि ना करूँ, आंसर आता है नहीं तो मैं नेक्स्ट जीन पे चले जाता हूँ। इस तरह भी करते हैं और नहीं सर सब सेक्शन पे करते हैं सर। वैसे भी करते हैं, रोका नहीं है। अच्छा, क्योंकि सर मुझे कभी भी इस तरह नज़र नहीं है, लोगों ने इसी तरह किया कि सब सेक्शन उठाते हैं और उसको वो म्यूटेट कर देते हैं। आमतौर पर ये होता है रैंडमली एक वो पहले प्रोबेबिलिटी देखते हैं, फिर उसके बाद रैंडमली एक उठा लेते हैं। हाँ मैं ये नहीं कर रहा, मैं हर जीन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। वो तो आप उसको जितने जीन का साइज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। हम म्यूटेशन में प्रोबेबिलिटी से कम रखते हैं ताकि वो उसमें वो ना आ जाए, पागल ना जैसे। हाँ ये बात आपकी सही है कि ओवरऑल जीन में एक म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर इसकी वजह से, जिसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन हाँ ओवरऑल ज़्यादा हो जाती है इसकी वजह, जो कि मेरा एम था। तो क्रोमोसोम सेलेक्ट किया आपने म्यूटेशन करने के लिए, आप जाते हैं रैंडम नंबर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर रैंडम नंबर प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया तो आप म्यूटेट करते हैं जीन को, अगर नहीं आया तो आप नेक्स्ट जीन के ऊपर चले जाते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू करते हैं अनटिल आप क्रोमोसोम के एंड पे ना चले जाएं और फिर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के ऊपर आप म्यूटेशन स्टार्ट ना करें। सही है सर? ये आपका यहाँ पर आप देखें ना कि म्यूटेट जीन जो सेकंड जो डायमंड है ना, जी जी इसमें आपका यस पर आते म्यूटेट जीन, ठीक है। और इसका इनपुट भी फिर जाता है एंड ऑफ क्रोमोसोम। हाँ एंड ऑफ अगर क्रोमोसोम नहीं करता तो भी आप आते हैं एंड ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक, मैं अगर एंड ऑफ क्रोमोसोम है ना तो मैं म्यूटेशन एंड कर देता हूँ, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट जीन के ऊपर चला तो उसको म्यूटेट वो साइकिल में कर दूँ। दोनों साइडों पर जो है वही जो सेकंड डायमंड है इसी में आपका कंडीशन आ रहा है। तो यस पर भी इधर आ रहे हैं मतलब अल्टरनेटिवली, और नो पर भी अल्टरनेटिवली इधर आ हाँ रहा है। ये लेकिन आप ये देख रहे हैं सर, ये मेरा दूसरा डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। अगर ये नो हो गया मतलब एंड ऑफ जीन नहीं है, नहीं आप फर्स्ट को देखें ना, फर्स्ट डायमंड ना, इसमें यस है तो म्यूटेट जीन के ऊपर आप आ गए, हाँ नो है तो मतलब आप इधर चले जाते हो मैं end of अभी देखता हूँ, क्रोमोसोम। मैं देखता हूँ कि जीन का एंड तो नहीं है, अगर जीन का एंड नहीं है तो मैं नेक्स्ट जीन पे चला जाऊँ। तो इधर आप म्यूटेट जीन करते एंड ऑफ जीन पर आ गए, हाँ नहीं ये डिसीजन है सर, ये डिसीजन है। इधर है लेकिन म्यूटेट जीन के ऊपर भी तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप उधर ही चले जाते हो ना। हाँ सर, क्योंकि मैं दोबारा चेक करूँ कि मैं एंड पे तो नहीं पहुँच गया, क्रोमोसोम के एंड पे तो नहीं पहुँच गया, क्योंकि क्रोमोसोम के एंड पे मैं पहुँच गया तो मैं फर्दर म्यूटेशन तो उस क्रोमोसोम की नहीं। खत्म कर देगा और अगर नहीं है तो आगे हाँ नेक्स्ट जीन पे चला जाएगा। अगर उसके बीच में एक करके तो रुक जाएगा या फिर सब पे चेक करेगा। सब कुछ चेक करेगा जब तक आखिर तक पहुँच नहीं जाता। नहीं तो अगर एक भी सपोज कर उसकी प्रॉपर्टी हिट कर रही है वो चेंज कर हाँ नेक्स्ट वीक फिर जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा चेक करेगा। छोड़ दो उसकी जान कभी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ सर, इसकी वजह से इनकॉर्पोरेशन डाइवर्सिटी की इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। हाँ मेरे ख्याल में मैंने किया हुआ है, बिल्कुल ट्रायल में तो सही मैंने किया हुआ है सर। नहीं इसके बाद अच्छा, जो क्रॉस ओवर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिंगल पॉइंट है। आधे जीन्स पेरेंट से आ सकते हैं, आधे जीन्स एक पेरेंट से आ सकते हैं, आधे जीन्स दूसरे पेरेंट से आ सकते हैं। फिटनेस फंक्शन जो है वो लीनियर है, जितने करेक्टर्स मैच करेंगे उतना ज़्यादा उसका स्कोर होगा। फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं कार, और आपके पास पॉपुलेशन में है जिनकी वैल्यूज़ हैं कैट, कप और ऑफ। कार की 2 करेक्टर्स सही जगह पे हैं तो उसकी स्कोर आएगा 2, कप का 1 करेक्टर सही जगह पे तो उसका स्कोर आएगा 1, ऑफ का कोई करेक्टर सही जगह पे नहीं है तो उसका स्कोर आएगा 0।
फिटनेस फंक्शन की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, जितनी ज़्यादा क्या कहते हैं जीन की वैल्यू सही होंगी उतना ज़्यादा एफ एक्स ज़्यादा हाई होगा, तो फिर मैक्सिमम स्कोर 1 आएगा। अच्छा, पैरामीटर्स मैंने क्या सेट किए? जी सर। एफ ऑफ एक्स जो 1 को ऐड करता जाएगा। हाँ, करता जाएगा। अगर एक्स आई अप टू से फॉर एग्जाम्पल 7 चला जाता है तो Seven. इसकी वैल्यू फिर 7 आएगी। एफ हाँ, ऑफ एक्स अगर वैल्यू सही जगह पे है तो मैक्सिमम 7, क्योंकि लेंथ भी आपका फिर सारा डीएनए पे वो करेगा, डिपेंड करेगा। एन में कह रहा हूँ वो है, क्या कहते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ, Population है इसमें। नहीं ये क्रोमोसोम साइज है। Chromosome size. हाँ, Yeah. क्या जी? वो सर आई से ऊपर तक वो आई से लेकर एन तक। आई से लेके एन तक। एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ करेक्ट जीन्स जो आपने वो किया, आप सबमिशन कर रहे हैं उसकी। फार्मूले बताओ कहाँ पर है? मैंने फंक्शन बनाया हुआ है सर, वो एफ एक्स ऊपर। जिस एन पे ये वैल्यू अप्लाई होगी इस फार्मूला में, वो एन कहाँ पर है? वो है समीशन के ऊपर है। हाँ सर, वो है ना। माउस अच्छा, ये ये असल में पूरी इक्वेशन ऊपर चली जाएगी इसके ऊपर। वो उसमें ऊपर नहीं आ रहा था पावर में, पावर पॉइंट में। एक आपके पास बहुत ही खाम था उसको कॉम्प्लीमेंट किया, तो ऊपर रख देते। अच्छा, मैंने एक्सपेरिमेंट जनाब रन किया है 103 टाइम्स, ना कि 100, 103 टाइम्स, जस्ट टू बी श्योर। और जनरेशन मैंने मैक्सिमम काउंट रखी है 300, पॉपुलेशन साइज मैंने 200 रखी है, म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी मैंने 0.01 रखी है। कुछ जगहों पे क्रॉसओवर की भी प्रोबेबिलिटी रखती है, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल फार्मूला है कि क्रॉसओवर खामा खा होगा, मैंने वही यूज़ किया हुआ है। क्रॉसओवर पॉइंट मैंने क्रॉसओवर टाइप मैंने डिस्कस कर दिया, वो सिंगल पॉइंट है। पेरेंट सिलेक्शन जिस तरह आपने कहा है रैंक्ड रूलेट व्हील है। स्ट्रिंग जो मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर्स। ये जनाब जब आप क्रॉसओवर के लिए जो चिल्ड्रन सेलेक्ट करते हैं, जी वो कौन से चिल्ड्रन? क्रॉसओवर के लिए पॉपुलेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं कौन से? जो रूलेट व्हील के बेसिस होते हैं, जो भी सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने उसको जो बेस्ट पेरेंट्स होंगे उनको मैंने हाई पोर्शन ऑफ द पाई दिया होगा, ठीक है। उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है पिक होने की, तो जो भी रैंडमली सेलेक्ट हो गया बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, तो वो उसको हम करेंगे। अच्छा, ये सूडो कोड है, वही फ्लो चार्ट की फर्दर एक्सप्लेनेशन है ये। We are interested in this type of things to आप पॉपुलेशन साइज सेट करते हैं, मैक्सिमम आइटरेशन सेट कर लेते हैं, और मैक्सिमम फिटनेस साइज अगर आपने सेट करनी है वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास एक फंक्शन होता है जो रैंडम पॉपुलेशन क्रिएट कर लेता है। फिर आप ये सारे साइकिल चलाते हैं अनटिल या आपको मैक्सिमम आइटरेशन मिल जाए या मैक्सिमम फिटनेस आपकी वो हो जाए, रीच हो जाए, जो भी आपने सेट की हुई है। तो उसमें पॉपुलेशन साइज की लिमिट क्या थी? सर वो आपके ऊपर डिपेंड किया, मैंने जो किया वो 200 किया। कोई वजह थी यानी जिधर से बात होगी? कोई पर्टिकुलर वजह नहीं थी, बस ये था कि मेरे सिस्टम को ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा था। अगर मैं बहुत ज़्यादा हाई कर लेता तो वो सिस्टम को थोड़ा सा स्लो करता, तो मैंने थोड़ा सा लो रेंज में रखा हुआ है। लिमिटेशन चेक की थी आपने? क्या जी? लिमिटेशन चेक की थी कि अगर आप 200 से डेविएट करें। हाँ, मतलब वो मैंने ट्राई की है, मतलब मैंने खुद ही, क्योंकि फ्रेमवर्क खुद ही बनाया था ना। मैं अगर 500 वो रखता तो वो, क्योंकि आप हर पॉपुलेशन में सारी ऑपरेशंस कर रहे होते हैं ना, तो आपका सिस्टम बड़ा स्लो हो जाता है। जैसे आपने एंड ऑपरेटर, जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट करेंगी तो तब ये आपको ऑप्टिमल रिजल्ट देगा। हाँ, मतलब अगर आपने सारे नॉब्स वगैरह सही बनाए हुए हैं, हाँ बिल्कुल। ये तो हर टाइम जो है मैक्सिमम ऑपरेशन कर लेता है। नहीं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं सर। हम प्रेसिजन इसके अंदर देखते हैं तो अंडरस्टैंड कन्वर्ज करते हैं, तब तो सर हम कहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तब कहते हैं बस हो गया। हाँ। वरना
मैक्सिमम मैसेज जो सेंटेंस पे डिपेंड करता है रन पे। मतलब ये भी होता था ना कि मैं इसको 1000 कर दूंगा ना, लेकिन कुछ नया नहीं आ रहा होगा उसके अंदर, बस उसी तरफ एक उसमें फंसा हुआ होगा, ठीक है ना। ज्यादातर लोकल ऑपरेटर में फंस जाते हैं, फिर वो रोक नहीं जाता, उसको फिर दोबारा रन करता है। इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं होता है, इसको बार बार करना पड़ता है, इसलिए इसे नया चाहिए। जी सर, जी और जेनेटिक जी सर। अच्छा, जो मैंने इवैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या रखे हुए हैं वो है फेलियर रेट में चेक कर रहा हूँ, आइटरेशन या जनरेशन काउंट एज अ यूनिट है मेरा, ठीक है। एवरेज आइटरेशन देखेंगे हम और मीडियन देखेंगे। मैं मीडियन की फेवर में इसलिए ज़्यादा हूँ क्योंकि वो आपको ट्रू सेंट्रल पॉइंट डाटा बता देता है। जो एवरेज होता है वो आपको वो फॉर एग्जांपल आउटलाइन डाटा होगा आपका, उसकी वजह से आपकी एवरेज स्क्यू हो सकती है। अच्छा, मैंने जो म्यूटेशन ऑपरेटर्स हमने देखे थे उनके साथ कंपैरिजन किया हुआ है। एम म्यूटेशन आपका जनाब 49 टाइम्स फेल हुआ है 300 जनरेशन में, ठीक है। इनवर्स म्यूटेशन आपका 47 टाइम फेल हुआ है। मैंने जो प्रपोज किया है ये 0 टाइम फेल हुआ है। बहुत बड़ी बात कर रहे हो सर मैं रन कर सकता हूँ, कोई वो नहीं है सर, सोर्स कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। असल में आप जो जिस प्रॉब्लम में आपने किया है भाई, उस पर हो सकता है इसके रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, किसी और हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है सर आप। चेंज कर सकते सेंटेंस चेंज करते हैं तो ये सेंटेंस में कोई और चीज हो जाए, एंटेना डिजाइन में कोई और चीज हो जाए, हो सकता है उसमें आपका फिर हाँ बिल्कुल हो सकता है, 100 और बाकियों का 10। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, ये बिल्कुल तो हो सकता असल में आपने बनाया और उसी के लिए बनाया तो बहुत ज्यादा ट्यून है, तो उधर शायद अच्छी परफॉर्मेंस देगा। है। ठीक है, न्यू म्यूटेशन 40, जब मैंने कोई म्यूटेशन ऑपरेटर नहीं लगाया, ये भी 46 टाइम फेल हुआ है, शफल भी 46 टाइम फेल हुआ है, स्वैप 23 टाइम फेल हुआ है। अगर मैं देखूँ बेस्ट रिजल्ट्स मुझे कब आए, एम म्यूटेशन ने 10 जनरेशन पे मुझे तो आपके पास आ ही गया है, अब मैं बोलूंगा तो नहीं आगे आगे एक जगह है जहाँ पे मैं मार खा रहा हूँ सर, आगे एक जगह है मैं मार खा रहा हूँ उसमें सर। लेकिन ये जो है मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके पास फेलियर बिल्कुल जीरो, और वो भी आपकी प्रोबेबिलिटी के केस में। तो सर असल में मतलब फेलियर जीरो आने की वजह है इसलिए इतनी ज्यादा म्यूटेशन रखी कि उसकी वजह से फेलियर नहीं आ, पर ये अगर और भी प्रॉब्लम होती ना वहाँ इसका पक्का फेल सर असल में इसने प्रॉब्लम ऐसे सिलेक्ट की वहाँ पे अब सर ये मैंने प्रॉब्लम किस चीज़ सेलेक्ट की है सर, ये फर्दर में स्केड्यूलिंग में एयरक्राफ्ट की स्केड्यूलिंग जो मैं PIA में काम करता हूँ, तो एयरक्राफ्ट की स्केड्यूलिंग में हमारा बड़ा मसले की चीज़ होती है कि एक फ़्लाइट भी डिले हो जाए ना तो साइकिल में आपका सारा डिलेज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं फर्दर फिर अपने डिपार्टमेंट में इसको थोड़ी इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का पूल ज़्यादा होता है। इस तरह के रिजल्ट्स के जिसमें आपको जीरो रेट ऑफ फेलियर आता है ना, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आपने शायद बिल्कुल फिक्सेशन की है और उसी एक ही स्ट्रिंग के ऊपर आपने इसको ट्राई। सर मैं आपको सोर्स कोड देता हूँ सर, यू आर मोर देन वेलकम टू टेस्ट इट सर। अच्छा सर मैं आपको जगह बता रहा हूँ जहाँ पे मैं मार खा रहा हूँ ना सर। नहीं ये टोटल 300 कोई भी अंडरस्टैंड है कि हाँ, सच 300 बात ही कर रहे हैं कि मतलब रिसर्च में होता ये ना कि आप साइकिल लगाते हैं, मैंने वो सेलेक्ट किया जो परफेक्ट बेस्ट आंसर्स जो आए हुए हैं। 300 में से कितने आपने वो किए थे? 300 में से मैंने वो सेलेक्ट किया जो हर जो ऑपरेटर का जो बेस्ट वो नहीं था रनिंग, वो मैंने सेलेक्ट की है 300 में से, हर किसी की 300 कोई ऐसा रिजल्ट दिखा जिसमें फेलियर रेट 0 से ज़्यादा हुआ हो? मेरे वाले में नहीं हुआ, तो मैंने तो वही वो किया, 300 में से एक भी क्या नाम? नहीं आया। मैं आप बता रहा हूँ सर, एक जगह पे मैं मार खा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वर्स्ट केस आप देखें वो मेरा 200 है, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है एक जगह पे कि 200 आइटरेशन उसने किए आंसर निकालने में, ठीक है। इसके बरक्स 300 सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, ये स्वैप का है। अगर आप एवरेज देखते हैं, एवरेज भी मेरा जो प्रपोज्ड ऑपरेटर है ये भी कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मैं मीडियन पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो मीडियन मेरे ऑपरेटर का कंपेयर टू अदर्स अच्छा है। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया है और स्टैटिस्टिक्स में
अल्लाह के फजल से मुझे थोड़ा बहुत आता है, तो इस वजह से मेरी रोटी सर मैं एक्सेल की फाइल भी आपके साथ जो मैंने बनाई है ना सर, वो डाटा आपके पास आया हुआ है शायद, वो सारे सर वो मैंने वर्किंग की भी है उसके अंदर सर। मीडियन होता क्या है? मीडियन सेंटर वैल्यू होती है कि इसके यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी होते हैं वैल्यूज़ होते हैं, राइट साइड पे भी उतनी वैल्यूज़ होती हैं। मीन और मीडियम के फर्क है। मीन और मीडियम मेरे ख्याल में एक ही है, एवरेज डिफरेंट होता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बड़ी आप मिस्टेक करें और अपने इसमें थोड़ा सा ये आप देख लें सर के साथ। अच्छा। सर असल में ना इसका मसला ये है जो फिटनेस फंक्शन है वो बहुत ही इसने बिल्कुल एग्जैक्ट किया है। वो असल में आम प्रॉब्लम इस तरह होती है, ये तो सिर्फ डेमो दे रहे हैं, इसलिए आम प्रॉब्लम में फिटनेस फंक्शन इतना एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए इसका रिजल्ट हमें जो सही है। इसका हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है बेसिक टेस्ट द न्यू म्यूटेशन ऑपरेटर्स। एक नई चीज को हम टेस्ट करते हैं तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम आसान में होता है कि हमें पता चले कि ये चीज काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर करती है तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में इसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आगे लेकर जाएं, अगर आप किसी को एनहांस करना शुरू करते हैं बड़ी प्रॉब्लम डाइवर्स प्रॉब्लम तो फिर ये चीज़ बन जाती है। एमएस में हमने इसको 2 सेमेस्टर असल में सर वो वजह क्या पता था ये एवरेज एक्सपेक्टेशन पार्ट है कि रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जब एवरेज निकालते हैं तो उसको हम नॉर्मल के ऊपर भी करते हैं, उसके साथ चेंज भी करते हैं, तो कि मतलब वो देखें कि मतलब सही है, हम उसी को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर भी देखते ज़रूर है कि देखें तो वो जीरो आ रहा है। ठीक है हम आपके सामने रख दीजिए हाँ सब कुछ सेम हाँ सब फिक्स वो सब कुछ अभी यही सेंटेंस जनरेट करने की यही सेंटेंस ठीक है। फिटनेस फंक्शन ये मैंने जो बेस्ट मैंने पिक किए हुए थे यहाँ से। इसका वो जो फार्मूला सर आ रहा है उधर में कि आपका 0.01% आपका जो सक्सेस रेशो आ रहा है, नहीं तो वो तो हम प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी बता रहे हैं, इस एल्गोरिथम की नहीं बता रहे। तो प्रॉब्लम की में क्या है? प्रॉब्लम की हाँ कि उसका ये है तो जी में भी क्या आप रेंडम की और इसको म्यूटेट करते हैं फिर उसके बाद आप कितना जल्दी सोल्यूशन कर सकते हैं। हमने अल्टरनेटिव बताया जस्ट इन इनका रिजल्ट पता है क्यों अच्छा है? इनके लोकल ऑप्टिमा है, इनकी प्रॉब्लम है लोकल ऑप्टिमा ग्लोबल आपका ऑप्टिमा है, लोकल ऑप्टिमा आपकी प्रॉब्लम आपसे जो एक स्ट्रिंग दे रही है तो उसमें लोकल ऑप्टिमा है, तो इसलिए वो कभी मतलब वो फंस नहीं रहा। बाकी एल्गोरिथम में म्यूटेशन इसलिए काम रखी होती है ताकि वो लोकल ऑप्टिमा में फंसे ना। इसका है ही नहीं लोकल ऑप्टिमा, इसकी प्रॉब्लम है लोकल ऑप्टिमा ही नहीं सर मैं आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं म्यूटेशन लगा बता दूँ ना तो वो स्ट्रिंग फंस जाएगा ना। देखिए आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो एक ही है, वो एक ही ऑप्टिमा, उसके अलावा कोई हाँ हाँ ऑप्टिमा एक ही हाँ आपका एल्गोरिथम जब भी लोकल ऑप्टिमा वाली प्रॉब्लम आएगी ना जिसमें लोकल ऑप्टिमा हमेशा फंसे। अच्छा सही पर मैं आपको वजह समझा रहा था क्यों इनका एल्गोरिथम अभी सक्सेसफुल है, अभी जीरो रिजल्ट है, क्यों एरर दे रहा है, वो वजह बता रहा है। ठीक है आप सब हकीकत अच्छा ये परफॉर्मेंस में कंपेयर कर रहा हूँ सारी उसकी म्यूटेशन ऑपरेटर्स की फिटनेस के मुताबिक। अगर देख सकते हैं कि सबकी ये मैंने रैंडम ऑब्वियसली रैंडम पॉपुलेशन हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। जितनी भी बाकी म्यूटेशन ऑपरेटर्स हैं उनकी इंडिविजुअल्स की जो बेस्ट इंडिविजुअल था उसकी फिटनेस फंक्शन अराउंड कह सकते हैं 3.75 यहाँ पे लाई करती है। ठीक है लेकिन आपका एल्गोरिथम वो कौन सा लाइन रिप्रेजेंट वो ये क्यू वाला सही है। ये हुआ है। ठीक है ऑल्दो इसको कोई इतना अच्छे इंडिविजुअल्स नहीं मिले लेकिन फिर भी इसने 10 जनरेशन में आंसर दिया हुआ है, 2 को आउट परफॉर्म किया हुआ है और बाकियों के साथ बराबर है। अच्छा ये क्यों सक्सेसफुल ज़्यादा है क्योंकि एवरी जीन जिस सर ने कहा है एवरी जीन हैज़ द चांस टू म्यूटेट। ठीक है तो वो डाइवर्सिटी अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है। 0 फेलियर रेट हुआ हुआ है सर। फिटनेस फंक्शन रिलेटिवली जल्दी इंक्रीज हुआ है और मीडियन इसका लोएस्ट है।
अच्छा, फ्यूचर वर्क मेरा क्या है? फ्यूचर वर्क में ये देखना चाह रहा हूँ कि नेचर में आपने देखा होगा जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं, आइलैंड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है, ठीक है। मैं वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि हमारे अगर इंडिविजुअल्स को मैं आइसोलेट कर देता हूँ तो हमारी बायोडाइवर्सिटी में और कन्वर्जेंस रेट में क्या फ़र्क आता है। फिर इससे ये हो सकता है अगर मैं एक लिंक निकाल देता हूँ कि बायोलॉजी के जितने भी रिसर्च हैं जो जेनेटिक बेस्ड हैं उनको मैं फिर फर्दर यूज़ कर सकता हूँ जीए के कामों में, ठीक है। फिर मेरा इरादा यही है कि अपने डिपार्टमेंट में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। आपने एक सेंटेंस लिखा है मीडियन इज लोएस्ट। इधर हुआ शाह जी। मीडियन इज लोएस्ट, ये लास्ट जो सेंटेंस है। हाँ, ये मीडियन जो है लोएस्ट ऑफ द ऑल, मतलब बाकी के साथ जो कंपेयर किया ना उसका लोएस्ट है। नहीं, मतलब ये है। मीडियन एक सेंट्रल पॉइंट होता है, एवरेज होता है ना आपका, एवरेज से आपकी वैल्यूज क्यूज हो सकती हैं, इसलिए मैं एवरेज मैंने ज़्यादा फोकस नहीं रखा हुआ। मीडियन में होता है कि ये आपका सेंट्रल पॉइंट है, जितना भी डाटा आपका लाई करता है ना उसका सेंट्रल पॉइंट ये है। Point that is nearest to the mean. डेविएशन कितनी है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे समझ आ Median अच्छा सही सर। बाकी ये काम किया मैंने, तो रेफरेंसेस मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया। डिस्कशन काम भी हो सकता है कि प्रॉब्लम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके जाने में। तो वो जब पीएचडी करेगा नहीं करता है। जी सर मेरा उससे थोड़ा इख्तिलाफ है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो इसमें काम किया वो ऑलरेडी हो रहा है, पर चूंकि मतलब मकसद ये होता है काम कराना, सीखना वो किया है। सर एनी क्वेश्चंस? कुछ चेंजेस दोबारा से हम देख रहे हैं। ठीक है, वो एक मेरे ख्याल में वो मैंने म्यूटेशन होता नहीं डाला हुआ अपना फ्लो चार्ट। एवरेज ये होता है कि आपने सबको लेकर जमा करके और नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर डिवाइड किया है। मीडियन में ये कि आप अपने डेटा को सॉर्ट कर देते हैं और सॉर्ट करके जो सेंट्रल पॉइंट है उसकी वैल्यू को उठा देते हैं, दैट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, तो उसके ऊपर भी और मेन तो आइडिया ये है कि उसके ऊपर भी जितने सेंट्रल पॉइंट होता है, हाँ। वो सेंट्रल पॉइंट कौन से जो उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन ये कि डेटा को सॉर्ट करें। अगर 10 आइटम्स हैं तो जो आपका, अगर 11 है तो जो सेंटर पे है वो आपका मीडियन है, अगर इवन है तो फिर उसको दोबारा 2 पे डिवाइड करके फिर फाइनल तो उसमें मीडियन का कांसेप्ट है कि योर डेटा इज सॉर्टेड। हाँ, मैं एक्सप्लेन शायद यही करना चाहता था लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। सॉर्टेड डेटा, सॉर्टेड सेंट्रल पॉइंट। हाँ, sorted or the difference values की दुनिया difference कोई हो, so that's why ये सारे central of measure of central tendency है। हाँ, तो इस वजह से हम मीडियन में select करते हैं कि the values have big difference, so that's why। आपके जो रिजल्ट है ना उसका जो एवरेज ज़्यादा है मीडियन का, उसकी वजह क्या है? उसने 2-3 इस तरह की कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई जनरेशन वहाँ का। पे कुछ है जो फंस जाती है, हाँ ठीक है, उसकी वैल्यू 200 पे चली हाँ, जाती बिल्कुल बिल्कुल। है, इसीलिए आप एवरेज को ऊपर खींच के चले गए और ज़्यादातर पॉइंट्स आपके नीचे। हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग जो है ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम है, तो मेरे तो अकीले के साथ ये डायरेक्ट म्यूटेशन और म्यूटेशन है और दिस थिंग है, ये जो आपका है डार्विन थ्योरी। तो मेरे सामने जब भी कंप्यूटर साइंस में ये सब्जेक्ट आया तो मैंने उसको इग्नोर किया। टाइम जाया करने की जरूरत नहीं कि मेरे अकीले से कंट्राडिक्ट करते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ जीएस। जो स्टडी है हमारी ये जो है दैट इज जस्ट हिट एंड ट्राई रैंडम। तो आप म्यूटेशन करें वो रैंडमली आप कर रहे हैं, आप इसको क्रॉस ओवर कर रहे हैं वो रैंडमली कर रहे हैं, तो जितने भी तीनों ऑपरेटर्स हैं दे आर डूइंग अप्लाइंग द रैंडम टेक्निक्स
तो रैंडम टेक्निक से तय कर कि people का रंग रिजल्ट आ गया तो मैं ध्यान ये काम करता है। दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक एजुकेशन। मुझे पसंद नहीं आप लेकर आए मैंने ये मैंने देखी है सारी चीजें मैंने देखी है काफी देखा किया और ये है कि ये मोस्ट लेकिन अच्छा सर मैं अगर आप चाहते हैं आप ईमेल एड्रेस मुझे दे दें, मैं आपकी सारी फाइल्स भी शेयर कर सकूँ जो मैंने रिसर्च की। ठीक है सर। पढ़ने के लिए डॉक्टर साहब अगर कोई सवाल नहीं रिकॉर्डिंग नहीं बस सही रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्डिंग होगी जो और बस उसको